सो वेलकम बैक अगेन। आज हम बात कर रहे हैं ISO IEC 17025 की। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो टर्म एंड डेफिनेशंस पे ख़त्म हो गया था इंटर एंड इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन में। आई थिंक आप अवेयर होंगे लास्ट सारी स्लाइड से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोफिशिएंट। एक ये जो एक्टिविटी है क्यों कराई जाती है, बेसिकली अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी रिजल्ट्स आपने रिपोर्ट करे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या वो रिजल्ट सही हैं, तो उनको वैलिडेट यानी उनको जानने के लिए क्या वो सही हैं या गलत हैं। तो इसके लिए हम प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग भी करा सकते हैं। ये एक टेक्निक है, उसमें 10 से ज़्यादा टेक्निक दे रखी है वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स के अंदर। तो उसमें से एक टेक्निक प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग भी है। फिर पीटी आपको पता ही है, एक एजेंसी होती है। फॉर एग्जांपल वो ISO IEC 17043 से एक्रेडिटेड एक पीटी प्रोवाइडर होगा। वो एक सैंपल देगा फर्दर लेबोरेटरीज में। फिर लेबोरेटरी जो है अपने रिजल्ट जो है सबमिट कर देती हैं अलग अलग लेबोरेटरी। फिर इनका जेड स्कोर कैलकुलेट होता है देन, और कैलिब्रेशन के केस में ई एन स्कोर जो है ऊपर कैलकुलेट होता है। अब लेबोरेटरी का एक डेफिनेशन देखा स्टैंडर्ड के। लेबोरेटरी एक्चुअली में होती क्या है? लेबोरेटरी एक वो बॉडी है जो कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म कर सकती है। टेस्टिंग कर सकती है, कैलिब्रेशन कर सकती है, और सैम्पलिंग भी कर सकती है एज पर दिस डॉक्यूमेंट ISO IEC 17025 2007। यहाँ पे 3.7 में हम बात करेंगे डिसीजन रूल की। डिसीजन रूल बेसिकली वहाँ लगता है जहाँ पे लेबोरेटरी से क्लाइंट्स जो है पास या फेल का स्टेटमेंट मांगते हैं, वहाँ पे डिसीजन रूल जो है अप्लीकेबल होता है। तो जब भी लेबोरेटरी रिपोर्ट इशू करेगी तो अपने क्लाइंट्स को कंफर्म करेगी डिसीजन रूल उनके यहाँ क्या बनाया गया है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होता है किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल देखें काफ़ी सारे। अगर कंफर्म हमें करना है कि रेफरेंस मटेरियल जैसा कि जो भी क्लेम हो रहा है, जो भी क्वांटिटी वो क्लेम कर रहे हो, तो उस चीज़ को अगर आप वेरीफाई कर रहे हो तो वो आप वेरिफिकेशन कर रहे हो अपने सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल का, CRM का, SRMs का। नॉर्मली आपने देखा होगा उस पर रीडिंग्स लिखी होती हैं कि इसका इतना कंटेंट है। उस चीज़ को आपको अगर वेरीफाई करना तो ये वेरिफिकेशन का पार्ट हो गया। फिर आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन बेसिकली ये होता है प्रोसीजर या फिर टेस्ट मेथड्स का। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। एक मेजरमेंट प्रोसीजर है ऑर्डिनरली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, मे बी वैलिडेटेड ऑल्सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ह्यूमन सेल। तो यहाँ पे हम वैलिडेट करते हैं उस प्रोसेस को नाइट्रोजन का। कंफर्मिटी, इससे आपका कुछ ज़्यादा लेना देना है। प्रोसीजर क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है, रिस्क। हाँ, एक स्टैंडर्ड में जो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच दी गई है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है इन्वॉल्व है और स्टैंडर्ड अलाउ करता है आपको रिस्क लेने के लिए। यहाँ पे इस वाले स्टैंडर्ड में काफ़ी सारी जो नई टर्म और डेफिनेशंस एड ऑन करी गई है। दैट इज़ लेबोरेटरी है, इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन है, डिसीजन रूल है, इम्पार्शियलिटी है। ऑब्सोलीट जो पहले ऑब्सोलीट टर्म्स यानी जो 17/025 आपका 2005 का जो स्टैंडर्ड है उसमें ये चीज़ें थी, बट अब जो है ये चीज़ें हटा दी गई। क्वालिटी मैनेजर का यूज़ कहीं नहीं है, टेक्निकल मैनेजर कहीं नहीं है, अकोमोडेशन फैसिलिटी, प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो हटा दिया गया है। अब बेसिकली ISO IEC 17025 में है क्या? 5 तरीके की मेन रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 4 जो है आपका जनरल रिक्वायरमेंट, सेक्शन 5 आपका स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, सेक्शन 6 आपका रिसोर्स रिक्वायरमेंट, सेक्शन 7 आपका प्रोसेस रिक्वायरमेंट, सेक्शन 8 आपका मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो आपका जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है? दिस सेक्शन कवर्स इम्पार्शियलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बेसिकली जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर इम्पार्शियलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के अंदर आपका जो लेबोरेटरी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होना चाहिए। सेक्शन 6 में है रिसोर्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे 6 अलग अलग टाइप के क्लॉज है जिसमें पर्सनल के बारे में आएगा, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, सिस्टम, सपोर्ट सर्विसेज और लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो चीज़ आप परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर 11 अलग टाइप के कोर प्रोसेस हैं जो कि एक टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं। सेक्शन 5 के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट है।
ऑप्शन ए ऑप्शन बी के साथ आता है। बेसिकली होता क्या है, इसमें 17.025 में छूट दी गई है मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। फॉर एग्जांपल कई सारी जो बड़ी बड़ी जो ग्रुप्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो ISO 9001 से एक्रेडिटेड होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है उन्हें अलग से मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसमें लिखनी पड़ेगी, तो वो अपना जो है ये ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। अब इम्पार्शलिटी होता क्या है, जब हिंदी में अगर बताएं तो इम्पार्शलिटी भेदभाव होता है। बेसिकली कभी भी आप कुछ काम करते हो इम्पार्शलिटी नहीं होना चाहिए आपके पास। दूसरा आपका है डेफिनेशन है इसका, प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव प्रेजेंट है, दैट इज इम्पार्शलिटी। फ्रीडम फ्रॉम कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंडक्ट, एग्जाम्पल्स हैं इम्पार्शलिटी के। मैनेजर जो है प्रेशर कर रहे हैं टेक्नीशियन को कि टेस्टिंग प्रोसीजर से अपना वो ब्रेक कर लें, तो undue pressure will also include providing financial incentive for the number of tests conducted. Impartiality बता दिया है। Objectivity is understood to mean that conflicts of interest do not exist or are resolved so as not to adversely influence the activities of the laboratory. Our freedom from conflict of interest, फ्रीडम फ्रॉम बायस, फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडिस, न्यूट्रलिटी, फेयरनेस होना चाहिए, ओपन माइंड सेट होना चाहिए, ओपन माइंड सेट होना चाहिए आपका, इवन हैंडेडनेस होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मोर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बिकॉज दिस इज कंफ्यूजिंग सम डे। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ अपना, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मैं पार्शियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मेरी एक लैब है, मेरा भाई एक मैन्युफैक्चरर है, वो मेरे पास प्रोडक्ट दे रहा है अपना, और मैं ही टेस्टिंग एनालिस्ट भी हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ना, मेरे साथ ऑलरेडी पर्सनल रिलेशन है मेरे भाई के साथ, तो मैं उसका सैंपल कभी फेल नहीं करूँगा, तो दैट इज द इशू। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। सो एग्जांपल दे रखा है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए, टेक्नीशियन आर नॉट इन्वॉल्व इन मार्केटिंग वेयर दे परफॉर्म द कैलिब्रेशन, फ्रीडम फ्रॉम बायस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इम्पार्शलिटी में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बेसिकली लेबोरेटरी जो है इम्पार्शलिटी एग्रीमेंट डायरेक्ट साइन करा लेती हैं अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनसे, कि हम उसे दिखा सकें कि हम इम्पार्शल हैं। Risk to impartiality identification on an ongoing basis. The risk to impartiality identification on an ongoing basis. An ongoing basis means that once you have identified the risk to impartiality and finish addressing them, you still need to perform monitoring and analysis in order to ensure that the risk to impartiality is properly eliminated or controlled whenever there is a new activity or new changes to laboratory activity. फॉर एग्जाम्पल आप एक काम कर रहे हो एक सिस्टम के अंदर और आपको पता है यहाँ पे इम्पार्शलिटी का केस है, रिस्क है, तो ये नहीं है आपने रिस्क देख लिया और आप आगे बढ़ गए, आपको पता है ये रिस्क है, नहीं, आपको उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे हम उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक लेबोरेटरी में काम कर रहा हूँ, मैं ही एनालिस्ट हूँ, मेरा जो रिलेटिव एक सैंपल लेके आ रहा है, तो ये सैंपल मुझे ना देके किसी और पर्सन को दिया जाए, ये चीज़ें हैं जो रिस्क अगर है इम्पार्शलिटी का, उस चीज़ को आपको एलिमिनेट भी करना है, ये नहीं आपने पता है रिस्क है और फिर भी काम आप चला रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत। इन एडिशन टू मॉनिटरिंग इन ऑर्डर टू हैव अ रिस्क identification and assessment, it is advisable to include the impartiality process on below activities. Review and analyze all identified risks to impartiality during the management review meeting, including the internal audit performance review. बेसिकली जब भी आप एक रिव्यू करें उसको एनालाइज करिए रिस्क टू इम्पार्शलिटी को, उसको मैनेजमेंट रिव्यू में मीटिंग में रखिए और इंक्लूड करिए अपने इंटरनल ऑडिट में भी। सो 411 क्लॉज का क्या कहता है, स्ट्रक्चर्ड
undertake activities structured and safeguard to impartiality. For example, if a laboratory is an integrated part of big organization, laboratory personnel shall not report to production department from where sample are being received. यानी अगर कोई अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो अपनी रिपोर्ट यही नहीं कि प्रोडक्शन में दे दी, आप उसके मैनेजमेंट को दीजिए। ये चीज़ यहाँ पे बशल खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो 412 क्या कहता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू इम्पार्शलिटी एंड इम्पार्शलिटी पॉलिसी शुड, एग्जाम्पल क्या है इसका देख लेते हैं। इम्पार्शलिटी पॉलिसी शुड बी डिफाइंड और अ स्टेटमेंट अबाउट इट शुड बी इंक्लूडेड इन द लैब क्वालिटी पॉलिसी इट हैज़ वन। यानी कोई भी अगर इम्पार्शलिटी का आपने पॉलिसी बना रखी है तो उस चीज़ को अपनी लैब की पॉलिसी में भी, क्वालिटी पॉलिसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट 413 क्या कहता है, लेबोरेटरी एक्टिविटीज ऑल्सो कांट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फाइनेंशियल, कमर्शियल और अनड्यू अदर प्रेशर being put on the people involved in the conducting of those laboratory activities. कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट लेबोरेटरी पर्सनल के साथ होना चाहिए ताकि किसी भी टाइप का इंसेंटिव, फाइनेंशियल, ब्राइब, इस सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके लेबोरेटरी के अंदर। इसके लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने एम्प्लॉय से साइन करा सकते हैं 413 के हिसाब से। 414 क्या कहता है, रिस्क में कम फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज़, इट्स द रिलेशनशिप ऑफ पर्सन। वही कि मतलब मेरा कोई अगर रिलेटिव है तो मैं उनके लिए जो है इस रिस्क को हमें आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना है। पर्सन आप चेंज कर सकते हैं, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट टू रिस्क, द लैब शुड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू मिनिमाइज एलिमेंटेड दोज रिस्क। आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, बार आप उसे कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। आप ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकते उस चीज़ से। नेक्स्ट, रिस्क to impartiality may be defined or identified through various means. For example, employee declaration of financial liabilities, whistleblowing policies, management evaluation of risk. It is recommended that the identification risk impartiality should be reviewed for relevance at least once a 12 month. Relationship of company management to personnel, salary based on the number of calibrated UUC. This is बेसिकली ये नहीं है कौन कितनी ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है, उसके बेसिस पे आपने इंसेंटिवाइज कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि 400 रिपोर्ट छापोगे तो ये हो जाएगा, 500 रिपोर्ट छापोगे तो ये हो जाएगा। नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्वालिटी रिपोर्टिंग अंडर टेक्निकल स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप ऑथोरिटी टू द पर्सनल, ऑडिटिंग योर रिस्क, द लैब टेक्नीशियन इज परफॉर्म मार्केटिंग, स्पेशल फेवर नहीं होना चाहिए। कस्टमर रिव्यू के दौरान ये नहीं कि पहले ही कोई एम्प्लॉय इंडल्ज हो गया इम्पार्शियलिटी एक्टिविटी में फिर इन चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ें सही नहीं है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, क्वालिटी ही तो मेंटेन कर रहे हैं इन चीज़ों की, यानी जो स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड में दी गई है वी हैव टू फॉलो दैट, वट एवर द प्रोसीजर, वट एवर द रिकॉर्ड, ये हमें फॉलो करना ही करना है। रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर ये ऑलरेडी मैं बताता हूँ। लेबोरेटरी मस्ट हैव अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट एक्टिविटीज एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट पर्सनल यूज। फॉर एग्जांपल डायग्राम्स और अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी कंसीडर्ड फॉर रिस्क इम्पार्शियलिटी, दिस एसोसिएटेड विद लेबोरेटरीज, दिस एसोसिएटेड विद लेबोरेटरी। ये इम्पार्शियलिटी में इतना ही आप जानिए, ज़्यादा बेटर है। अब स्टैंडर्ड के अंदर कुछ 5 स्टेप बताएं इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने ना हो तक किसी के साथ किसी का इम्पार्शियलिटी न हो। एक कल्चर, आप डेवलप अ कल्चर एंड अवेयरनेस फॉर इम्पार्शियलिटी, ऑब्टेन पर्सनल डिक्लेरेशन कमिटमेंट, आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस इम्पार्शियलिटी रिस्क, सेफगार्ड द इम्पार्शियलिटी एंड मॉनिटर एप्रोप्रिएटली। सबसे पहले आप एक कल्चर अपने उसमें करेंगे कि हम इन चीज़ को फॉलो करते हैं, इन चीज़ को नहीं करते, ये हम इम्पार्शियल नहीं। खुद पर्सनल जितने भी आप पे काम है आप उनसे एग्रीमेंट या किसी टाइप डिक्लेरेशन साइन करा सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस रिस्क
आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इम्पार्शियलिटी रिस्क, तो आपको आइडेंटिफाई भी करना है, एड्रेस भी करना है, उस चीज़ को सेफ गार्ड भी करना है, इम्पार्शियलिटी स्टेटस को मॉनिटर करना है अप्रोप्रिएटली। ये आपके सारे आपको स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं इन चीज़ों में। अब सोर्स क्या हो सकता है रिस्क का? सबसे पहले फॉर एग्जांपल सैलरी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैलिब्रेटेड यूसी, जिस बंदे ने जिसने यूसी छाप दी है उतने उसका जो है, इसमें क्या है रिस्क, क्या है आपको देखना है। रिस्क क्या है, इसमें पॉसिबल फाइनेंशियल प्रेशर लीडिंग टू बायस इन कंडक्ट रिव्यू और पर्सनल एंड परफॉर्मेंस कॉन्टैक्ट डिटेल ऑडिटिंग। प्रिवेंटिव मेजर आपको लेने हैं, सेम ऑडिटिंग और योर ओन वर्क ड्यूरिंग इंटरनल एक्टिविटी। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। फॉर एग्जांपल मैंने ही अपना काम किया, उसी काम की मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसके लिए आपका ऑडिटर अलग से होना चाहिए। कल आपका लैब टेक्नीशियन जो है वो मार्केटिंग इंटरव्यू में इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, स्पेशल फेवर होगा भैया रिजल्ट्स में, ऑब्वियस सी बात है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी इन टेस्ट लैबोरेटरी। एक लेबोरेटरी ए इज अनेबल टू परफॉर्म डायोक्सिन एनालिसिस यूजिंग HRG टेस्टिंग एसेट doesn't have the appropriate instrument. The analysis part of a large contract which involves swift 200 soil and water that wishes to subcontract the analytical work। तो बेसिकली एक लेबोरेटरी है, वो परफॉर्म नहीं कर सकी डायोक्सिन का टेस्ट या पैरामीटर HRGM टेक्निक से, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और ये जो एनालिसिस उसके पास आया है ना, ये काफ़ी बड़ा लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है। तो अदर पैरामीटर सम प्रोसेस विल एडमिट वाटर सैंपल, तो इट विशेज टू सजेस्ट करना द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिक्वायरिंग डायरेक्शन। कंसीडर करना है आपको। अब ये रिस्क में आपको नंबर देना होता है, माइनर क्या है, मेजर क्या है, ये क्वालिटी मैनुअल का पार्ट है, नॉर्मली आप इसे देख लीजिए। रेसिडुअल रिस्क। अब आ गया इम्पार्शियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी डेफिनेशन द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंश्योर दैट डाटा इज एक्सेसिबल only to authorized personnel and it is not made available or disclosed to unauthorized individual entities। यानी जो भी आपका लेबोरेटरी का डाटा है, ये नहीं कि आपने सब में याद रखा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर होनी चाहिए, नॉट टू पब्लिक द कस्टमर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टाटा या रिलायंस का क्लाइंट आया, तो मैंने उसकी रिपोर्ट जो है पब्लिक कर दी कि ये देखिए हमारे यहाँ टाटा रिलायंस है, इनके सैंपल पास होते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपने कस्टमर का डाटा ये छोड़िए कि लूज़ कर दोगे, सबके लिए ओपन कर दोगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। नॉट टू रिलीज इंफॉर्मेशन ऑफ वन कस्टमर टू अदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास टाटा की भी रिपोर्ट आती है और रिलायंस के भी सैंपल आते हैं, तो टाटा वाले से मैं शेयर कर रहा हूँ कि टाटा का यार ये वाला केमिकल का ये तो टेस्ट सही थिंग था, आपका तो सही है, आपका ये सब चीज़ें डिस्कशन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए इसमें। क्लॉज 421 क्या कहता है? अकाउंटेबिलिटी एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन। इट इज अंडरस्टूड दैट द इंफॉर्मेशन प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन इज information that can be accessed without requiring permission. It is clarified that the information provided to the regulatory entity or regulators does not fit into the concept. The laboratory shall agree with the customer which information it intends to treat as non-confidential except that it involves access to the information बाय द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। यानी कोई भी डाटा अगर आप रिलीज़ कर रहे हैं तो अपने कस्टमर की विदाउट परमिशन आप
डाटा जो है लीक या फिर पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। 422 it is understood that the information provided by the regulatory entity or the regulator does not require the notification to the customer. For example, regulator कौन कौन होते हैं? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, आपका BIS हो गया, ये सारे रेगुलेटर्स हैं। तो यानी अगर रेगुलेटर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन उनको किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो रेगुलेटर देखो यार, वो कंट्री बेसिस पे होता है। 423 में अगर हम बात करें, वेयर अ लेबोरेटरी obtains information about a customer from a third party, the information must be kept confidential between the laboratory and the customer. The laboratory is not allowed to disclose the provider of this information to customer unless agreed by source. यानी कि लेबोरेटरी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसे कस्टमर की थर्ड पार्टी से आ रही है तो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है लेबोरेटरी को अपने और कस्टमर के बीच में। द लेबोरेटरी को अलाउड नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे अपने प्रोवाइडर से दिस कस्टमर इंफॉर्मेशन। The requirement to keep information gathered during laboratory activities confidential applies to staff as well as committee members, contractor and personnel of external bodies. External personnel क्या होता है? The requirement to keep information gathered during the laboratory activities confidential applies to laboratory staff as well as committee members, contractor and personnel. सजेशन हाउ टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट। कॉन्ट्रैक्ट हम एक लेके आ सकते हैं, चाहे वो हम एक लिखें पार्शियली कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट दैट द लैब इज लीगली रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड टू कीपिंग ऑल इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेनिंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, विच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन द लैब बाय यूजिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट contractual arrangement or laws may release or put in the public domain a statement that no confidential information। ये सारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं, जब भी आप एक डिनर बनाएं ये सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल करना चाहिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो ये आपका इम्पार्शलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी यानी जनरल रिक्वायरमेंट्स ISO IEC 17025 का हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपका वीडियो रहेगा स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, लीगल एंटिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेबोरेटरीज के यही रहते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़ मुझे आपको इन्फॉर्म करनी है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी मेरा जो मेल ID है वो मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूँगा। तो प्लीज़ आप अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट और मेल दोनों कर सकते हैं। जितना भी मेरे पास पॉसिबल टाइम होगा मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन का उनका आंसर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। क्वालिटी टाइम।